हेलो एमर्स, एक बार पूरा हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग स्प्रिंग की बात कर रहे थे और किसी कारणवश हमारा जो वो वीडियो था, वो लेक्चर था, वो कुछ पॉइंट पे जाके कट गया था, जहाँ पे हम लोगों ने मतलब स्टार्ट किया था वर्क डन के बारे में जानना। ठीक है, तो वहीं से हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि अगर मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स के कारण वर्क डन कितना होता है और एनर्जी कितनी उत्पन्न होती है एक स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डन। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आर, स्प्रिंग फोर्स की जगह पे हम यूज कर लेंगे जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग के केस में कितना वर्क डन होता है इसको हम देखने जा रहे हैं। तो सपोज करिए हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, फोर्स। सबसे पहले इसकी लंबाई मान लेता हूं कि L थी, लेकिन जब इसके ऊपर F फोर्स लगेगा तो ये स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, है ना। और वो डिफॉर्मेशन कितना आया भाई, तो वो डिफॉर्मेशन आया है x का। यहाँ तक तो लंबाई L थी ही, है ना, यहाँ तक लंबाई कितनी थी, L थी। मैं पूरा ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक L था, लेकिन F फोर्स लगने के कारण इसमें डिफॉर्मेशन कितना आ गया, x का डिफॉर्मेशन आ गया। अब आपको पता है ये डिफॉर्मेशन आया है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी के कारण ये आया है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर F फोर्स लगा रहा हूँ तो इधर की ओर लगा रहा हूँ, बिल्कुल, और डिफॉर्मेशन किधर, सॉरी स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर होगा, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी ये क्या हो जाएगा मेरा स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स अंदर की ओर और ये बाहर की ओर। ठीक है, बिल्कुल। मैं अगर वर्क डन निकालूं, क्या निकालूं, वर्क डन, तो सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए वर्क डन निकालने का बेसिक तरीका क्या है, वैसे ही तरीका जैसे हम अपनाते हैं, ठीक है ना, वही तरीका हम यहाँ पे भी यूज करेंगे और कुछ अलग नहीं करेंगे। नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पे FSP जो होगा हमारा बराबर होगा F के। ये F क्या है यहाँ पे, डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। इसमें कोई दुविधा बिल्कुल नहीं है। अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा था, बिल्कुल सर। तो लगाने से x क्या हो गया, इसके अंदर x लेंथ का एलोंगेशन हो गया, यानी x लेंथ की इलोंगेशन आ गई है। एक बात बता यार, क्या हुआ, स्प्रिंग के अंदर F फोर्स लगाया, x इलोंगेट हो गया, x लेंथ इलोंगेट हो गई, तो दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट आ गया कि नहीं आ गया। भाई वर्क डन निकालने के लिए पहले तो ये नज़र भी तो आना चाहिए कि वर्क डन हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे ही तो नहीं ना हम बोल देंगे कि वर्क डन हो गया है। तो वर्क डन यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल। फोर्स लगाया तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इलोंगेशन यानी लेंथ नज़र आ रही है बढ़ते हुए। दैट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी सीधा सीधा नज़र आ रहा है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक काम करूँगा। काम क्या करूँगा, मैं मानूंगा कि मान लो ये F फोर्स से हम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, यानी बहुत छोटे काम के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, छोटे काम के लिए। भाई एक बात बताओ, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक ही बार आपने F लगाया होगा तुरंत x इलोंगेशन आ गया होगा, धीरे धीरे वो इलोंगेशन आया होगा, है ना। भाई ये जो इलोंगेशन है, x लेंथ की इलोंगेशन पहले L था, अब L से थोड़ा सा और बढ़ गया, x लेंथ और बढ़ गई इस स्प्रिंग की। तो कैसे हुआ होगा, जब आपने F फोर्स लगाया होगा तो धीरे धीरे ये लेंथ ऐसे बढ़ती गई होगी, धीरे धीरे तो बढ़ा होगा, है ना। यानी इस स्प्रिंग के ऊपर जो काम हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, छोटा छोटा काम हो रहा होगा, छोटा छोटा काम होते होते ही बड़ा पूरा का पूरा इलोंगेशन आया होगा, है ना। तो अगर हम छोटे काम की बात करें तो यहाँ पे DW होगा, छोटा काम मतलब DW। देखिए इंटीग्रेशन इसीलिए आता है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करते ही क्यों है, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए, फिर इसको ऐड कर दें। यही करना ही है, बिल्कुल। अब देखो करना क्या है, देखो ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे DW है, बिल्कुल DW है। अगर मैं DW निकाल रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा, सर छोटा काम है तो इसका मतलब कितना फोर्स लगा और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो अगर मैं काम छोटा कर रहा हूँ तो फोर्स तो मेरा छोटा नहीं लगेगा, फोर्स तो जितना लगाया लगाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पहली बार में क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा। इन पहले छोटा डिस्प्लेसमेंट आया होगा, फिर धीरे धीरे फिर छोटा 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 छोटा, फिर पूरा का पूरा उन छोटे छोटे से मिलकर ही बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट नजर आया होगा। यानी ये x लेंथ का जो इलोंगेशन हुआ है पहले छोटा छोटा हुआ होगा। तो अगर मैं छोटा काम देख रहा हूँ तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी, छोटी, तो यानी dx। यस और नो, F इंटू dx। क्या फोर्स छोटा होगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। फोर्स तो आपने शुरुआत में जितना लगाया है उतना ही लगा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो छोटा काम हो गया, लेकिन मुझे पूरे स्प्रिंग मतलब जितना इलोंगेशन हुआ पूरे के लिए काम निकालना है। पूरा काम क्या हुआ सर, ये लेंथ जो पहले 0 थी, मतलब 0 इलोंगेशन था, ये पूरा x तक फैल गई है ना। पहले इलोंगेशन कितनी थी, 0, पहले L लंबाई तक थी,
लेकिन एल लंबाई से नहीं ना इलॉन्गेशन, काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक का ही काम है, वर्क डन इतने में हुआ है। क्या इधर वर्क डन हुआ है? वर्क डन इधर थोड़ी ना हुआ है, वर्क डन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पहले लेंथ कितनी थी, इलॉन्गेशन कितनी थी 0, लेकिन धीरे 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 कितना हो गया x। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे का मैं 0 से लेके x तक इलॉन्गेशन देखूंगा, यानी इंटीग्रेशन करूंगा। छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करना। तो मैं डी का इंटीग्रेशन करूंगा, यहाँ पे 0 से लेके x तक इंटीग्रेशन करूंगा, और f इंटू डी एक्स। क्लियर है भाई? वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, ठीक है, एक बात। लेकिन सर यहाँ पे एक बात समझिए, केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, इसके साथ साथ हमको क्या लेना पड़ता है, इसका कंपोनेंट भी लेना पड़ता है। अगर नॉर्मली आप फॉर्मूला देखोगे वर्क डन का, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये बहुत बेसिक तरीका है, इंटू कॉस थीटा, आया ना, या W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यही बोलते हैं हम लोग, एफ एस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो फोर्स लेते हैं वो किस डायरेक्शन में लेते हैं, वो हमेशा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। अब मान लीजिए ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का क्रिएट हो रहा है, कितने का क्रिएट हो रहा है सर, 0 है, दोनों के दोनों क्या है, 0 है। अगर इस फोर्स को मैं ले रहा हूँ तो कितना नजर आ रहा है, 0। और अगर मान लो स्प्रिंग फोर्स को ले रहा हूँ तब कितना आ रहा है, 180। हमें किसके अनुसार लेना है, स्प्रिंग फोर्स के अनुसार लेना है। तो ये रहा स्प्रिंग फोर्स, हम डिफॉर्मिंग फोर्स को पकड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में डिफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये रहा स्प्रिंग फोर्स, ये एफ एस पी है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। जबकि यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना बन रहा है सर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0, जबकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें किसके अनुसार देखना है, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना काम किया जा रहा है ये देखना है ना। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्ट एफ एस पी लिखेंगे एफ एस पी। देखो एफ एस पी कैलकुलेट करने के लिए हम बाहरी फोर्स का यूज करते हैं, बस इतना ही करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एफ एस पी तो रहेगा, लेकिन सर कॉस थीटा मतलब कॉस 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इसीलिए ज़रूरी है कॉस थीटा, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट सॉरी फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अबाउट देखनी होती है, ठीक है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर हम डिस्प्लेसमेंट के अबाउट देखेंगे तो कितना होगा, कॉस 180। कॉस 180 क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट तो था नहीं, छोटी बातें थी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 0 से लेके x तक। अब हमको पता है कि अगर यहाँ पे dx है तो 100% dx को चाहिए क्या सर, x वाला कोई फंक्शन। यहाँ पे ये f है, x तो है नहीं इसके पास, अभी नज़र आ रहा है। अच्छा cos 180 का मतलब क्या होता है, -1 होता है, दैट मीन्स माइनस एफ एस पी इंटू डी एक्स होगा। ये सर cos 180 में अगर किसी को कन्फ्यूजन है देख लीजिए, cos 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, cos 90 + 90 हो गया, और cos 90 + 90 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड में जाता है और ये क्या हो जाता है माइनस sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो -1, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट माइनस में लगा दिया। अब ये आ गया, लेकिन हमारे पास क्या समस्या है, हमारे पास समस्या है कि अभी भी इसको ब्रेक डाउन करना। तो हम जानते हैं कि एफ एस पी क्या होगा, यहाँ पे एफ एस पी सर अगर हम निकालें यहाँ पे तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एफ एस पी यानी स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, -k इंटू जितना इलॉन्गेशन हुआ है ना। तो इलॉन्गेशन कितना हुआ है, x, यही तो लेते हैं हम लोग, और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और माइनस तो लगा ही रहेगा। क्यों लगा रहेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर है, बिल्कुल। तो मैं एफ एस पी की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो एफ एस पी की वैल्यू रखूँगा तो 0x यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -k इंटू एक्स होगा इंटू डी एक्स हो गया, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0x, ये माइनस माइनस मिलके प्लस kx इंटू डी एक्स हो गया। अब ये dx वाला पोर्शन केवल x वाले को एक्सेप्ट करेगा, बाकी k को क्या कर देगा, हटा देगा, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है, तो k को मैं हटा दूंगा। अब मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा, तो dw यानी छोटा छोटा काम अगर जोड़ूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, पूरा काम मिल जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क डन मिल जाएगा, तो वर्क डन w हो जाएगा। और ये k क्या हो गया बाहर, क्या बचा हमारे पास 0 से लेके x, और x इंटू डी एक्स है ना, x इंटू डी एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, नीचे आ रहा है अभी तक, ठीक है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो w इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, k इंटू, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x² बाई 2 आ जाएगा,
और लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक्स। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या था, 0 था, मतलब शुरुआत में 0 था ये इलोंगेशन, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के पूरा टोटल क्या हो गया, एक्स। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट, जहाँ पे वो फंक्शन है जिस फंक्शन पे हमको रखना है वही। w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, यहाँ पे रखूंगा अपर लिमिट, तो अपर लिमिट x है, तो ऑलरेडी x है यहाँ पे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, और लोअर लिमिट मतलब x के यहाँ पे क्या डाल दूंगा, 0/2। अब क्या हो गया मेरे पास, w इज इक्वल टू k, ये तो खत्म कहानी, केवल क्या बचा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो w इज इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास, kx स्क्वायर बाई 2। नीचे आ रहा है, आया ना, यानी स्प्रिंग फोर्स द्वारा जो काम किया गया है वो कितना आया है, kx स्क्वायर बाई 2। यक्स क्या है इसमें, तो यक्स कितना इलोंगेशन हुआ है ना, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्लियर है। तो यानी वर्क डन एक स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना किया जाता है, आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। इसको आप पहले नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे हम बात करेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल। अब आगे समझते हैं। तो हमको पता है कि भैया जितना काम उतनी ऊर्जा, तो अगर हम इसी पे एक बात और बोल दें कि भैया यहाँ पे ऊर्जा कितनी होगी, तो सर उतना ही ऊर्जा जितना काम, है ना। यानी अगर मैं एनर्जी यहाँ पे बोल दूँ कि एनर्जी स्टोर्ड बाई स्प्रिंग फोर्स, यानी स्प्रिंग फोर्स ने काम किया और इस काम के मतलब स्प्रिंग फोर्स के लगने से काम हुआ, और स्प्रिंग फोर्स के लगने से जो काम हुआ है उस काम के द्वारा एनर्जी कितनी आई है या गई है, अभी फिलहाल में वो बात अलग है, लेकिन एनर्जी का यूज हुआ होगा या एनर्जी आई होगी, तो वो एनर्जी कितनी होगी, तो उतनी ही होगी जितना वर्क डन हुआ है, क्योंकि हमको क्या पता है, जितना काम उतनी ऊर्जा। अगर काम मैंने 10 जूल का किया है तो ऊर्जा भी कितनी लगेगी, 10 जूल की लगेगी। काम मैंने 100 जूल का किया है तो 100 जूल की एनर्जी लगेगी। तो अभी मेरे पास वर्क डन क्या है भैया, तो वर्क डन है हमारे पास, इसको सही फॉर्मेट में लिख दो तो 1/2 kx स्क्वायर लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा। वर्क डन इतने जूल का हुआ है, जूल में आएगा, है ना, तो इतने जूल का हुआ है, तो एनर्जी भी कितनी होगी सर, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। अब मैं जो बात लिख रहा हूं इसको मैं समझा रहा हूं, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कितनी होगी, तो 1/kx स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। और वो भी किस में होगी, जूल में। इतनी बात समझ में आई। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ और बातें लिख दी, ऐड की है। मैंने यहाँ पे बोला डायरेक्ट एनर्जी नहीं बोला, मैंने बोला एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ये क्यों बोला, पहली बात। दूसरी बात, ये कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई ध्यान से समझिए, हम एनर्जी के टर्म में क्या बात करते हैं। एनर्जी दो टाइप की हमको मिलती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, और आखिर क्यों इसको पोटेंशियल स्टोर बोला। तो इसका सीधा आंसर क्या है कि भैया स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग मोशन नहीं कर रहा है। स्प्रिंग देखो यार, इस दीवार से बांध दिया गया और यहाँ पे क्या है, फिक्स है, ये मोशन नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप फोर्स लगा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, इसके पोजीशन में या इसके बोल सकता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज ला रहे हो, है ना। और मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम चेंज लाते हैं, बनावट में चेंज लेके आते हैं, तो उसके कारण उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है। यानी किसी ऑब्जेक्ट के बनावट में अगर हम परिवर्तन लेके आते हैं तो उसके कारण उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ पे वही हो रहा है, इसके पास एनर्जी आ रही है, मैं जितना इसको खींचूंगा उतनी इसके अंदर एनर्जी आती जाएगी स्प्रिंग के अंदर। कैसे सर, कैसे पता चल रहा है, इसलिए पता चल रहा है कि जब मैं इसको खींचूंगा खूब तेजी से, पहली बात। अच्छा, क्या खींचने से केवल होगा, नहीं, दबाओगे तो भी, कंप्रेस करो या खींचो, समझ पा रहे हैं, स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो, दोनों कंडीशन में स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आने वाली है। और वो एनर्जी कौन होगी, पोटेंशियल एनर्जी। कैसे पता चल रहा है, तो सपोज कर लो आप दबाओ और उसके ऊपर मतलब दबा के उसके ऊपर कोई बॉल रख दो, तो क्या होगा, जो ही आप अपना हाथ हटाओगे, इलास्टिसिटी के कारण ये पुनः अपनी पुरानी अवस्था में जाएगी, क्योंकि फोर्स हटाओगे तो पुरानी अवस्था में यहाँ पे आना चाहिए। फिर से समझो, पहले यहाँ पे था, मैंने इसको दबा के यहाँ पे कर दिया, तो क्या आ गया होगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गया होगा। फोर्स आया, फोर्स के कारण क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट आया है, डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन हुआ, वर्क डन मतलब एनर्जी आ गई है। लेकिन ये एनर्जी इसके अंदर क्या हुई है, स्टोर हुई है। और कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पता करना है कि एनर्जी आई है कि नहीं आई है, तो जो ही हाथ हटाओगे और उसके जगह पे बस बॉल रख देना, देखना वो बॉल बहुत दूरी पे जाएगा,
जाएगा ना। तो उस बॉल को काइनेटिक एनर्जी में किसने कन्वर्ट किया, इस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो जो ही छोड़ूंगा तुरंत ये तुरंत क्या कर जाएगा, पीछे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो वहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, काम हो रहा है ना। हमने फोर्स लगा के क्या किया, यहाँ तक इसको खींच के लाया, काम किया, एनर्जी लगाई अपनी, फिर वही एनर्जी इसके अंदर कौन सी किस फॉर्म में चली गई, पोटेंशियल एनर्जी। हमने काम किया तो एनर्जी लगाई होगी स्प्रिंग के अंदर, वही एनर्जी किसके पास चली गई होगी, स्प्रिंग के पास, उतनी एनर्जी स्टोर हो गई। फिर देखो उसी एनर्जी का यूज करके इसने इसको पीछे कर लिया। समझ पा रहे हैं, हमने एनर्जी लेके क्या किया, इसको आगे किया, तो जो जितनी एनर्जी हमने लगाई वो सब की सब इसके अंदर स्टोर हो गई। फिर जो ही मैं अपना फोर्स हटाऊंगा, दैट मीन्स अपना काम करना बंद करूंगा, तो ही ये उस एनर्जी के कारण ये काम करके पीछे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। ऐसे सेम कहानी जब मैंने इसको अपने फोर्स के कारण, अपने एनर्जी के कारण इसको दबा के पीछे किया, तो क्या हुआ, वो एनर्जी जो मैंने दी इसने रख ली, और उसके बाद जो ही मैंने अपना काम करना बंद किया, उसने तुरंत उसी एनर्जी का यूज करके अपने आप को पुनः पुरानी अवस्था में रख लिया। समझ में आया। तो वर्क डन 1 या हाफ के एक्स स्क्वायर, या एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। जितना काम उतनी ऊर्जा। आई होप स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। पिछले वीडियो में एक और एरर था, वो एरर ये था कि पिछले वीडियो के अंदर वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी। माइक लगा था बट सही तरीके से करेक्ट नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो चुका है, तो थोड़ी सी दिक्कत आई होगी इस वीडियो के अंदर, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। लेकिन आगे इस वाले वीडियो के अंदर आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी। अगर उस वीडियो के अंदर आप पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आया कोई कॉन्सेप्ट, तो आप ज़रूर बताएंगे, उसके ऊपर हम दूसरी बार वीडियो बना के उसको क्लियर कर देंगे। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग की कहानी खत्म होती है यहीं से। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, जहाँ पे हम अब स्प्रिंग को किससे रिलेट करवाएंगे, रॉड से। जैसे हम लोगों ने स्प्रिंग को कहाँ से, जैसे स्प्रिंग फोर्स को हमने रिलेट करवाया था टेंशन फोर्स से, अब इसी तरीके से हम स्प्रिंग को हम किससे इसकी तुलना किससे करेंगे, एक रॉड से। चलिए देखते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर देखते हैं हम लोग। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, एक ऐसा रॉड जिसके पास प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, ठीक है, यानी इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। तो हम एक रॉड लेंगे, लेकिन ये रॉड नॉर्मल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने इस रॉड को यहाँ पे पकड़ा, ध्यान से समझिएगा, ऐसे मैंने इसके ऊपर ऐसे रखा और इसके ऊपर फोर्स लगाया तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं। फोर्स लगाने पे इसके अंदर क्या आना चाहिए, इलास्टिसिटी के कारण इलॉन्गेशन आना चाहिए। इलॉन्गेशन मतलब इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि मुझे स्ट्रेस्ड रॉड चाहिए। कैसा रॉड चाहिए, स्ट्रेस्ड रॉड, और मैं इसकी तुलना किससे करूँगा, स्प्रिंग से, ठीक है। तो चलो देखो स्ट्रेस्ड रॉड कैसे बिहेव करता है एक स्प्रिंग की तरह। जैसे इसमें अगर आप फोर्स लगाओगे तो सपोज कर लो इसकी लेंथ क्या है, फिलहाल में इसकी लेंथ अभी L है, लेकिन जब आपने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया, तो इसके अंदर क्या हो गया, इलॉन्गेशन आ गई। अब शुरुआत में इसकी लेंथ क्या थी, L थी, लेकिन ये L लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। कितना इंक्रीज हो गई, पहले तो L थी लेकिन अभी X और इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, X और। क्यों हुआ, ड्यू टू दिस डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। क्या सेम फिनोमेना स्प्रिंग के अंदर हो रहा था कि नहीं हो रहा था, अभी जस्ट पहले आप भी देखे हैं। स्प्रिंग आप पकड़ते हो तो स्प्रिंग के अंदर इसके ऊपर मान लेता हूँ कि ये भी L लेंथ का, सेम कहानी, ये L लेंथ का रॉड था, तो अब भी स्प्रिंग कितने लेंथ का ले लो, L, ठीक है। और इसके ऊपर भी आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या आएगा, इलॉन्गेशन आएगा। तो यहाँ भी इलॉन्गेशन कितना आएगा, X ही आएगा, कितना आएगा, X। तो यहाँ पे L है और यहाँ पे क्या है, X, इलॉन्गेशन आ गया, है ना। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लिखते हो, क्या लिखते हो, सिंपल कि भैया जो FSP है वो क्या है, माइनस KX है ना। FSP यानी स्प्रिंग फोर्स कितना है, -KX है। जबकि यहाँ पे आप क्या करते हो, स्ट्रेस और स्ट्रेन वाली कहानी पकड़ते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये वाली कहानी तो आपको अभी समझ में आ रही है, इसकी भी कहानी आप जानते हो। जैसे आपको पता है कि ये जो रॉड है इसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सा यहाँ पे लेके आए हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। सर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन है। तो इस कंडीशन में इस रॉड का अपना क्या होगा, एक यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी एक कांस्टेंट होगा, मतलब इसके पास एक प्रॉपर्टी होगी, है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यानी इसके पास अपना y होगा, y जो ये निर्धारित करेगा कि इसको कितना खींचना है
और कितना कठोरता प्रदान करना है, दैट मीन्स कितना अपने आप को खींचने से बचाना है या कितना खींचना है, वाई निर्धारित करेगा, है ना। जिसका वाई ज़्यादा, मतलब अगर इसका वाई बहुत ज़्यादा होगा तो इसको खींचना बहुत टफ होगा, अगर इसका वाई क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब इसको इजीली हम खींच सकते हैं, है ना, यानी इसके अंदर डिफॉर्मेशन ला सकते हैं। जैसे हम स्प्रिंग के केस में के को लेके चलते हैं, तो वैसे हमारे वहाँ क्या है, वाई है। क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, एल लेंथ थी, वाई यहाँ पे क्या आ गया इसका प्रॉपर्टी, और ये एफ फोर्स है ना। तो अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में देखें कहानी, तो यहाँ पे क्या आता है सर, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू होता है वाई इंटू एक्स अपॉन एल, यही तो होता है, हाँ या ना। अच्छा, बिल्कुल। अगर मैं इसके फोर्स को निकालूं, सिंपली केवल फोर्स निकालूं, तो इसे को उधर करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल सर। तो इस ए को उधर कर दो तो ए वाई हो जाएगा इंटू एक्स अपॉन पूरे नीचे एल हो जाएगा। मतलब मैं अगर इस फोर्स को निकालूं तो ये जो फोर्स होगा यही तो होगा, मतलब जो इसके अंदर डिफॉर्मेशन लेके आया है, हाँ या ना, यस आर नो, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा और समझदारी दिखाओ और देखो थोड़ा सा कि मैं अगर इसको थोड़ा सा और आइसोलेट कर दूं, तो ए वाई, ये क्या है, ए वाई कैपिटल वाई होता है, ए वाई अपॉन एल होगा, ए वाई अपॉन एल, और बगल में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। थोड़ा सा इसको एक ब्रैकेट में कर दो, कर दिया, तो क्या नजर आ रहा है, एफ इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एल इंटू एक्स नजर आ रहा है। थोड़ा इस फॉर्मूले से बिहेव कराते हैं, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर देखते हैं। चलो, ये एफ एस पी था, ये क्या था, एफ एस पी। मैं चलो इसका भी डिफॉर्मेशन फोर्स ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, डिफॉर्मेशन फोर्स। ये तो स्प्रिंग फोर्स था, अगर डिफॉर्मेशन फोर्स लूंगा मैं तो क्या होगा सर, वो भी बराबर ही होगा किसके, के एक्स के बराबर होगा वो, क्योंकि वो माइनस नहीं वो प्लस होगा, है ना। देखो ध्यान से, अरे हाँ ना बोलिए, डिफॉर्मेशन फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दैट मीन्स क्या है वो तो पॉजिटिव होगा ना फिलहाल के लिए, ठीक है। तो एफ डी इज इक्वल टू मैंने की एक्स ले लिया। अब थोड़ा सा मैं इससे तुलना करूं तो देखो, इसके पास भी डिफॉर्मिंग, ये भी डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये भी डिफॉर्मिंग फोर्स है। यहाँ पे देखिए, इसके अंदर भी इलॉन्गेशन कितना आया है, एक्स, और इसके अंदर भी इलॉन्गेशन कितना आया है, एक्स। दोनों के अंदर इलॉन्गेशन क्या आया है, सेम आया है। लेकिन यहाँ पे जो के है, और के की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए वाई अपॉन एल। दैट मीन्स एक स्ट्रेस्ड रॉड के लिए जो के होता है, के की वैल्यू वो कितनी होती है, ए वाई अपॉन एल होती है। यानी ये ए वाई एल क्या है, के ही तो है। जैसे स्प्रिंग के अंदर ये के काम करता है, वैसे ही एक स्ट्रेस्ड रॉड के अंदर के की जगह पे क्या आ जाता है, ए वाई अपॉन एल आ जाता है। क्लियर है। ये क्या है, इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इस रॉड को काट दो, काटने के बाद उसको ऐसे कर लो, रॉड पहले ऐसे होती है ना, ऐसे होगी, इसको काटो, काटने के बाद ऐसे दिखाओ, तो जो सामने वाला सिरा दिख रहा है उसका जो एरिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। फिर एल क्या है, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। वाई क्या है इसकी, तो वाई इसका वो प्रॉपर्टी है, मतलब इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो इसको ये निर्धारित करने के लिए मौका देती है कि भैया कितना खींचना है और कितना रुकना है, यानी कितना अपने अंदर विरोध उत्पन्न करना है या कितना खींचने में आसानी प्रदान करना है। क्लियर है। एंड डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी इसके पास होती है। क्लियर है। और एक्स क्या है, तो जितना इलॉन्गेशन आया है। डी क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। क्लियर है, हाँ या ना। आई होप समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको दो बातें अपने माइंड में जब बैठा लेंगे ना, तो फिर टेंशन कहीं नहीं होगी। जैसे टेंशन कहाँ से हो रही है, टेंशन आपको कहीं कहीं बार आपको एफडी और एफएसपी में आ रही होगी। जैसे एफडी और एफएसपी हो गया, या एफडी हो गया और स्ट्रेस हो गया, समझ पा रहे हैं। तो एफडी और स्ट्रेस वाले में प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। तो ये दो चीज़ें आप पकड़िए। डिफॉर्मिंग फोर्स ही आपका स्ट्रेस उत्पन्न करवाता है, सिंपल मतलब यही है। तो एफडी यानी डिफॉर्मिंग फोर्स और स्ट्रेस बराबर होते हैं। वैसे डिफॉर्मिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एसएफ है, सॉरी, ठीक है। एसएफ या एसपी जो भी बोलो, एसपी बोल रहा हूँ तो स्प्रिंग समझ लेना, एसएफ बोल रहा हूँ तो स्प्रिंग फोर्स समझ लेना, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। वैसे स्ट्रेस और डिफॉर्मिंग फोर्स भी क्या है, सेम है। क्लियर है, बिल्कुल। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो ये तो समझ में आ गया ना भाई कि जो के होता है वो क्या होता है, ए वाई अपॉन एल होता है। किसके लिए, स्ट्रेस्ड रॉड के लिए। यानी एक ऐसा रॉड जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन या इलॉन्गेशन आए। क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, अब मान लो अगर ये स्ट्रेस्ड रॉड है, तो हम यहाँ से ये भी पता करना चाहें कि भाई इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हुई है ना। इसके अंदर भी तो एनर्जी स्टोर होगी, जैसे स्प्रिंग के अंदर हुआ है वैसे यहाँ भी तो हुआ होगा। तो चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं कि इसके अंदर, इस स्ट्रेस्ड रॉड के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी। क्लियर है,
चलिए देख लेते हैं, हम इसको मिटा दें। बिल्कुल, ये बात आप नोट कर लेंगे तभी आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि भैया इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ भी सेम कहानी है, इसको खींचोगे खींचेगा, लेकिन जो ही फोर्स हटाओगे पुनः ये पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो तुमने खींच के फोर्स लगा के यानी एनर्जी लगा के इसको आगे की ओर बढ़ाया तो बढ़ गया, लेकिन कोई तो एनर्जी रही होगी जो इसको फिर पीछे की ओर लेके आई है। तो एनर्जी आई कि नहीं आई? और वो एनर्जी स्टोर हुई थी तभी तो आई है बाद में, नहीं तो उसके पहले तो कोई एनर्जी नहीं है। नॉर्मली रॉड को देखो तो कोई एनर्जी नहीं, लेकिन जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तभी एक प्रक्रिया हमको देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब जब आप फोर्स लगा रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। तो मैं अब यहाँ पे क्या देखने जा रहा हूँ? एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड रॉड, ठीक है। अब देखते हैं कितनी एनर्जी एक स्ट्रेस्ड रॉड के अंदर स्टोर होती है। अच्छा, अगर हम बात करें तो स्प्रिंग, मैंने अभी जस्ट क्या तुलना की, मैंने ये बता दिया कि जो स्ट्रेस्ड रॉड होता है, जो स्ट्रेस्ड रॉड होता है सर, वो बराबर होता है एक स्प्रिंग के, आया ना। अभी जस्ट तुलना करके दिखाया कि नहीं दिखाया कि स्ट्रेस्ड रॉड की प्रॉपर्टी स्प्रिंग के बराबर होती है ना। भैया अगर एक ऐसा रॉड है जो खींच सकता है तो एक स्प्रिंग हो गया कि नहीं हो गया, यानी एक खींचने वाला जो रॉड है वो स्प्रिंग ही है, ठीक है। तो स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी है रॉड की प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गई कि नहीं हो गई। अब स्प्रिंग पे जितना काम हो सकता है उतना ही काम रॉड पे भी हो सकता है। तो जितनी ऊर्जा ये खर्च लेगा उतनी ऊर्जा ये भी तो ले सकता है, या ना? अरे हाँ ना बोलिए, हाँ ना। इसका मतलब सर कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जितना ही इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी इसी के फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब इसकी भी एनर्जी पता कर सकते हैं। क्या बोला? स्ट्रेस रॉड किसके बराबर है? स्प्रिंग के। तो स्प्रिंग की जो जो प्रॉपर्टी है भाई, जितना काम ये कर रहा होगा उतना ही काम इसमें हो रहा होगा। जितनी एनर्जी ये ले रहा होगा एक्स को डिफॉर्म कराने में, इलांगेट कराने में, उतनी ही ये भी ले रहा होगा, हाँ या ना? बराबर हो गई? बिल्कुल। तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि भैया इस स्ट्रेस्ड रॉड की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी ही आएगी। काइनेटिक एनर्जी ऐसा नहीं है कि ये रॉड मूव कर रहा है, तो वो कितना होगा? हाफ kx², क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है स्प्रिंग का होता है। क्लियर है? कोई दुविधा? मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आपको पता है कि क्या होने वाला है ना? बिल्कुल। अब थोड़ा सा और देखेंगे तो 1/2 अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ये तो स्प्रिंग के लिए है, लेकिन हम रॉड के लिए निकालना चाहते हैं और रॉड में के तो नहीं आता है ना। तो हमको पता है भाई कि जब रॉड में के नहीं आता तो के जब हमको ये भी पता है कि उसके लिए हम क्या लिखेंगे? AY/L। समझ पा रहे हैं ना? देखिए हमने क्या किया, शुरू से लेके अभी तक हम लोग क्या करते हैं, पहले स्प्रिंग को पढ़े, पहले स्प्रिंग को हम लोगों ने जब सॉल्व करना था, इजी करना था, तो टेंशन फोर्स से कंबाइन कर दिया। फिर हम आगे बढ़े, स्प्रिंग को अच्छे से डिफॉर्म कर, मतलब अच्छे से क्लैरिफाई कर लिया। फिर हम लोगों ने सोचा यार ये सब प्रॉब्लम हमको रॉड में देखने के लिए मिल सकती है, तो एक काम किया हम लोगों ने कि स्प्रिंग को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करा दिया, किससे तुलना करा दी, किसके बराबर कर दिया? रॉड के, स्ट्रेस्ड रॉड के। अब हम इस स्प्रिंग की सहायता से स्ट्रेस्ड रॉड की भी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेंगे। देखते हैं हम इसके अंदर कितना एनर्जी होता है। तो 1/2 इंटू AY/L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, x²। अब थोड़ा सा हम समझे तो क्या होगा? u = 1/2। थोड़ी आप बात को यहाँ पे डिफाइन करने का प्रयास करिएगा। जैसे u 1/2 है, AY/L है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी यहाँ पे हम क्या क्या और लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। इसको तोड़ के बनाते हैं। देखिए तोड़ के हम बनाएंगे कैसे। हम इसको सबसे पहले तो हम क्या किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे? हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे, जैसे एक बात बताइए, F/A होता है, तो F/A = क्या होता है? F/A = हमारे पास क्या आ जाता है? Y × x/L। आता ही नहीं आता है? आता है, बिल्कुल। क्या हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे ले सकते हैं? हमको क्या करना है ना, इसी चीज़ को इधर कन्वर्ट करना है ताकि हम एक एप्रोप्रिएट फार्मूला बना पाए। अभी यहाँ से हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ तो सब आउज गाउज हो चुका है, पूरा का पूरा समझ पा रहे हैं? आउज गाउज का मतलब हम कुछ एक फिक्स कहानी नहीं बता सकते कि हाँ चलिए मैं अगर इस पूरे फॉर्मूले पे रुक जा रहा हूँ तो भाई स्ट्रेस्ड रॉड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो फिर ये पूरा का पूरा हमको फॉलो करवाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमको एक ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जिससे हम आसानी से इसको पकड़ पाएँ। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो हमको यहाँ पे कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। वही चेंजेस हम कैसे लेके आएंगे? तो हम क्या कर रहे होंगे कि इस तरीके से चीज़ों को बना रहे होंगे। जैसे यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है y × x/L,
तो जहाँ पे ये नज़र आ रहा है वहाँ पे एफ अपॉन ए लिख सकते हैं, हाँ या ना? चलो करके देख लो। देखो क्या करूँगा मैं यहाँ पे y इंटू, देखना ध्यान से, x अपॉन पूरे के नीचे l लिख सकता हूँ क्योंकि 2x था, एक x ले लिया, y ले लिया, x अपॉन l ले लिया, और इधर क्या तब बचा सर? इधर बचा हुआ है हमारे पास a बचा हुआ है, a बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? x बचा हुआ है ना? x इंटू a बचा हुआ है। क्लियर है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा ये तो हमारा क्या हो गया सर? ये स्ट्रेस हो गया। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, कई लोगों के मन में यहाँ भी प्रॉब्लम आने लगी, भाई ये x ही है, ऐसे लिखता हूँ मैं x को, ये गुणा है, ये x है, ठीक है, यहाँ पे x है, ठीक है। चलिए समझिए, ये क्या हो गया मेरा? ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का, ये क्या है आपका? स्ट्रेस। इतना तो आप जानते हैं ना भाई, इतने दिन से मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता होगा। एफ अपॉन ए मतलब स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस मतलब अगर जहाँ पे ये लिखा है मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हाँ या ना? तो बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल नहीं, ये आपका स्ट्रेस बन गया। अच्छा अब थोड़ा सा एक काम करिए, यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा, अब इसके लिए हम क्या करें? पहले हम नीचे वाला मिटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे? L अपॉन एल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, L अपॉन एल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। U इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2। ये पूरा का पूरा क्या बन गया सर? ये बन गया स्ट्रेस, बन गया, इंटू यहाँ पे हम लिख सकते हैं x अपॉन एल इंटू a इंटू एल, लिख सकता हूँ। अब ये x अपॉन एल क्या होता है? तो ये x अपॉन एल ही क्या है आपका? स्ट्रेन है। यही क्या है आपका? स्ट्रेन, यही तो है स्ट्रेन, आया ना? x अपॉन एल ही तो क्या है? स्ट्रेन है। कितना डिफॉर्मेशन, मतलब कितना इलॉन्गेशन आया, ओरिजिनल कितना था? बन गया कि नहीं बन गया? इस रॉड के लिए ले रहे हो जिसकी पहले क्या थी? L लेंथ थी, तो ओरिजिनल लेंथ L है, बाद में इलॉन्गेशन कितना आया है? x। तो ये क्या बन गया आपका? स्ट्रेन बन गया। तो U इज इक्वल टू क्या आ गया? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब A इंटू एल भी है कुछ, क्या है सर? तो A क्या है? A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और L क्या है? लंबाई, और एरिया गुणे लंबाई यानी एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बन गया। क्या बन गया? वॉल्यूम। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या बन गया? वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी अब हमारे पास जो U आया है वो हमारे लिए देखने लायक है ना? देखिए क्या आया है, एक स्ट्रेस रॉड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है सर? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। यानी उस रॉड का स्ट्रेस कितना है, फिर उसके पास स्ट्रेन कितना है, और उसका वॉल्यूम कितना है, रख के मैं अगर गुणा कर दूं और फिर 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि उसके अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है। और देखिए और ये फार्मूला हम लोगों ने कहाँ से निकाला? स्प्रिंग से। ये कहाँ का था? ये था एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, इसी के साथ ऐसे निकाला ना? क्लियर है? तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि वो वॉल्यूम कैसे आ गया? ये मतलब एरिया, एल मतलब लेंथ, तो आखिर कैसे हो गया इसका वॉल्यूम? तो देखिए आप लोग इतना तो पढ़े होंगे बेलन के अंदर। बेलन के अंदर बेलन होता है, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है? r है, हाइट कितनी है? h है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया मतलब इस बेलन को जब मैं रखूंगा तो कितना जगह घेरेगा? बेलन को जब मैं रखूंगा किसी सरफेस पे तो सरफेस का कितना जगह घेरेगा वो बताता है एरिया। एरिया तो एरिया क्या होता था भैया? एरिया होता था पाई आर स्क्वायर होता था। अच्छा और वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब इस बेलन के अंदर मैं किसी चीज को रखूंगा तो कितना अटेगा, है ना? तो उसका अगर मैं वॉल्यूम निकालता था बेलन का तो वो मुझे नजर आता था पाई आर स्क्वायर एच। क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच, यही आता था पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा, ये तुम लोगों ने एज्यूम किया है, इसी से हम निकाल लेंगे। यहाँ ऊपर नजर आ रहा है, मैं इस बेलन को क्या कर देता हूँ? उल्टा कर देता हूँ। उल्टा मतलब उल्टा नहीं करूँगा, मैं लेटा देता हूँ इसको, ठीक है। ये खड़ा था, अभी सीधा सीधा ऐसे कर दो, कर दिया तो ये क्या हो गया? एच हो गया। और ये यही एरिया है ना? तो ये कितना लिखा गया? पाई आर स्क्वायर। मेरे अनुसार पाई आर स्क्वायर के अनुसार इस रॉड के लिए जो एरिया है वो कितना है? ए है, और लंबाई कितनी है? एल है। एच के जब भाई देखो ये एच है और यहाँ पे क्या है? एल है, तो एच मतलब एल मैंने मान लिया,
मैं भी मान लेता हूँ कि ये जो बेलन है, इस बेलन का जो एरिया है वो क्या है, ए है। डायरेक्ट मैंने क्या बोल दिया, ए। और जो इसकी हाइट थी पहले एच थी, अब क्या बन गई, एल। तो अगर मैं बेलन का अब एरिया निकालूँ तो क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर की जगह हम क्या डाल देंगे, ए, और एच की जगह पे क्या डाल देंगे, एल। तो क्या बन गया, ए इंटू एल बन गया कि नहीं बन गया। तो ए इंटू एल क्या है, इस रॉड का वॉल्यूम है। ऐसे भी समझ सकते हो, क्लियर है। जहाँ पे क्षेत्रफल का गुणा लंबाई से करेगा 100% क्या है वो, वॉल्यूम यानी आयतन की बात कर रहा है। आई होप ये कहानी भी आपको समझ में आ गई। ये वाला जो टॉपिक था वो भी क्रिस्टल क्लियर है। क्लियर है, बिल्कुल अच्छी बात है कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब इसी के इतर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे मन में खुद आ रहा है तो उसको हम समझ लेते हैं। हमने अभी जस्ट जो देखा कि स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट लगाया और स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोगों ने स्ट्रेस्ड रॉड का कॉन्सेप्ट लगाया। दैट मीन्स स्ट्रेस्ड रॉड के लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्प्रिंग पढ़ा, मतलब स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट चिपकाया स्ट्रेस्ड रॉड पे, तब जाके हमने इसकी एनर्जी फाइंड आउट की। मैं पूछ रहा हूं कि अगर मेरे पास स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता होता, तब मैं कैसे डिफाइन करता इस स्ट्रेस्ड रॉड की एनर्जी को। ठीक है, तो चलिए वो भी समझ लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर आते हैं और इसको समझते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपके सामने आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। तो भाई स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, भाई स्प्रिंग कहाँ से आया, मतलब स्प्रिंग के अंदर हम लोगों ने एनर्जी कहाँ से लाई। तो सर सिंपल कहानी किया, पहले उसका वर्क डन निकाला और वही वर्क डन क्या हो गया, एनर्जी के बराबर हो गया। वर्क डन कैसे निकाला, सर सिंपल काम किया, देखा कितना इलॉन्गेशन आ रहा है, उसका छोटा छोटा पोर्शन लिया, उसका इंटीग्रेशन किया, काम खत्म। सेम कॉन्सेप्ट को तो मैं स्ट्रेस रॉड में भी लगा सकता हूँ, उसी तरीके से हम इसको भी कर लेते हैं, बस स्प्रिंग के जैसा होगा, ना कि स्प्रिंग। ठीक है, चलिए तो हम लोग ले रहे हैं एक रॉड को, ऐसे रॉड को जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ क्या है, एल है। इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एफ। इस एफ फोर्स अप्लाई करने के कारण इसके अंदर क्या आ रही है, इलॉन्गेशन जनरेट हो रही है, इलॉन्गेशन आ रही है। और वो इलॉन्गेशन कितनी है भाई, तो इसकी लेंथ एल है और ये कितना इलॉन्गेशन आ गया, एक्स। किस कारण आया, एफ के कारण। ठीक है, अच्छा अब अगर हम थोड़ी सी बात को और समझें तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया एफ फोर्स के कारण ही इसके अंदर इलॉन्गेशन आया है। इलॉन्गेशन आया है दैट मीन्स यहाँ पे कुछ तो काम हुआ है। क्या काम हुआ है सर, काम ये हुआ है कि स्ट्रेचिंग हुई है, इलॉन्गेशन आया है। तो ये काम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर काम हुआ है तो 100% एनर्जी भी आएगी, बिल्कुल आएगी। सबसे पहले हम वर्क डन डिफाइन कर लें, है ना, बिल्कुल वर्क डन डिफाइन करते हैं। लेकिन वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, ये जो स्ट्रेचिंग आई होगी, ये जो काम किया गया क्या तुरंत हो गया होगा, नहीं सर, पहले धीरे धीरे इलॉन्गेशन आई होगी। तो इसका मतलब छोटा छोटा काम हुआ होगा। छोटा छोटा काम मतलब छोटा काम हुआ होगा। छोटा काम मतलब क्या सर, पहले हम लोगों ने ये फोर्स लगाया होगा एफ, इसके कारण बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट आई होगी dx। सेम कहानी चल रही है ना, बिल्कुल। अच्छा अब मुझे तो पूरा चाहिए, मुझे ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा चाहिए। भाई काम कहाँ से कहाँ तक हुआ है, 0 से लेके x तक। मान लो पहले 0 था, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा होते पूरा x इलॉन्गेशन आ गया है। पहले इलॉन्गेशन 0, फिर धीरे धीरे x। तो मुझे तो पूरा चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। ये तो छोटा काम है ना भाई, पूरा का पूरा निकालना, पूरा इलॉन्गेशन x तक है तो निकाल देता हूँ मैं। अच्छा तो मैं अगर पूरा काम निकालूंगा तो वो काम मुझे मिल जाएगा w। अब थोड़ा ध्यान से देखूंगा मैं, तो होगा क्या यहाँ पे, होगा यहाँ पे ये कि भाई ये f है और f का तो हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे x है, तो मुझे f को कन्वर्ट करना पड़ेगा x के फंक्शन में। तो मुझे पता है कि ये रॉड है, इस रॉड के अंदर जो स्ट्रेस आ रहा है वो कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। इसके पास अपना एक यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी भी होगा। तो उस कंडीशन में हमको फॉर्मूला पता है, वो पता है f इज इक्वल टू y इंटू एक्स अपॉन एल। अब मुझे f का मान चाहिए ना यहाँ पे, तो एक को उधर कर दूंगा तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, तो वो आ जाएगा a इंटू वाई इंटू एक्स अपॉन एल। तो यही चिपका दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0 से लेके x, यहाँ पे a y x अपॉन एल इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है सर, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही तो है, इसको क्या कर लो आप बाहर कर लो। अच्छा ये स्मॉल एल था तो स्मॉल एल लेंगे, ओके
स्मॉल एल है तो स्मॉल एल, ठीक है। इसको क्या कर लो बाहर, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा AY अपॉन L, 0 से लेके x तक। अब यहाँ पे क्या अंदर बचेगा x इंटू डी एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो W इज इक्वल टू क्या आएगा AY अपॉन L, और यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 0 से लेके x तक। रखूँगा फिर से, क्या मेरे पास आने वाला है W इज इक्वल टू मेरे पास आने वाला है AY अपॉन L इंटू यहाँ पे क्या कर लूँगा मैं, यहाँ पे आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। फिर से कहानी वही बन गई जो पहले बनी थी, तो वही कहानी है, इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। सबसे पहले हम इसको इधर कर लें, दैट मीन्स 2 को अगर इधर कर लेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ, यहाँ पे क्या होगा AY अपॉन L इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ से क्या करो, इस x को इधर कर दो, क्योंकि हमको पता है कि इस पूरे को अगर ये पूरा अगर मिल जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा स्ट्रेस, वही कहानी कर रहा हूँ जो पहले करते आया हूँ। और इसे को हटा दो, दैट मीन्स W इज इक्वल टू हाफ एक्स वाई, या y को पहले कर लो y x अपॉन L इंटू A इंटू एक्स, और यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, A इंटू एक्स मल्टीप्लाई L अपॉन L से। ये पूरा का पूरा क्या बन गया स्ट्रेस, यानी W इज इक्वल टू क्या आ गया हाफ स्ट्रेस हो गया। सेम कहानी बन रही है। अब यहाँ पे देखो ये x अपॉन L मतलब क्या बन गया आपका स्ट्रेन बन गया स्ट्रेन, और ये A इंटू L क्या बन गया वॉल्यूम। तो सेम कहानी बन गई पहले की तरह। अब जितना कम उतनी ऊर्जा, तो यही W कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर U के अंदर, यानी इतना ही स्टोर हो जाएगा। तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्लियर है बिल्कुल, ये बन गया आपका ऐसे। क्लियर है, तो कितना वर्क डन किया गया आप कर लेंगे, आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर हम स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट ना लगाए तो। क्लियर है बिल्कुल। चलिए इसको भी आप नोट कर लेंगे और आप ऐसे ही पढ़ते आए होंगे, अदरवाइज अगर आप स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट लगा करते हैं तो वैसे भी आ गया और वैसे भी आ गया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये हम लोगों ने शुरुआती दौर में वैसे ही क्या किया था, फॉर्मेलिटी के लिए समझा था, लेकिन आज हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास उतना ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। अब हम पूर्ण रूप से स्ट्रेस और स्ट्रेन को फील कर चुके हैं, तो अब हम आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग एक एक पॉइंट को। तो ग्राफ बनाना है भाई, ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा कि हमको दो रेखाएं चाहिए, एक x और एक y। y पे हमको किसको रखना है और x पे किसको रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान देंगे, y पे हम रखेंगे स्ट्रेस को, किसको रखेंगे स्ट्रेस को, और x पे किसको रखेंगे स्ट्रेन को। ठीक है, यानी x पे हमारा स्ट्रेन और y पे क्या रहेगा स्ट्रेस। ओके, अब होगा क्या, जैसा कि आपको पता है कि अगर एक पदार्थ एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर यदि इलास्टिसिटी है, क्या है इलास्टिसिटी है, तो फोर्स लगाऊंगा तो क्या आएगा स्ट्रेस पैदा होगा, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन पैदा होगा। और हुक्स साहब ने ये कहा था कि भैया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हम जानते हैं बिल्कुल। तो होता भी यही है, जब आप स्ट्रेस लगाते हो, ध्यान से समझिएगा, मतलब फोर्स लगाते हो तो स्ट्रेन उत्पन्न होता है, और अगर शुरुआती दौर में मैं देखूं तो कुछ इस तरीके से पैदा होता है, इस तरीके से पैदा होता है, मतलब एक सीधी रेखा में चल रहा होता है। क्या हो रहा होता है, एक सीधी रेखा में चल रहा होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, जितना स्ट्रेस बढ़ा रहे हो उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, यानी दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। सीधा का मतलब आप समझ पा रहे होगे, सीधा का मतलब यहाँ पे यही कहानी है कि जब सीधा बनता है तो आपको पता होना चाहिए लीनियर में ऐसा होता है। लीनियर में जब ग्राफ बनता है तो कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन बनता ही क्यों है, इसका कारण क्या है, ये मान लो ये y बराबर x हो जाता है। y बराबर x क्या है, एक लीनियर ग्राफ पैदा करेगा, जितना इधर y होगा उतना ही x होगा, ऐसे कहानी चल रही होती है। जितना y बढ़ाओगे उतना ही x बढ़ेगा। x के अंदर भी सेम टाइप से क्या हो रहा होगा, इंक्रीजमेंट आ रहा होगा। तो हुक्स लॉ यही तो कह रहा था कि भैया जैसा स्ट्रेस वैसा स्ट्रेन। बारिश थोड़ी सी आ गई है तो आवाज़ थोड़ा सा आपको अलग टाइप से लग रहा होगा, इसलिए पॉज कर रहा हूँ मैं।